Hello and welcome to the CAMFACT Education. In this video हम जो भी हमने GOC के सारे लेक्चर्स जो हैं 19 जो YouTube पर अवेलेबल हैं तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे और अब टाइम है उन पर क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको टॉपिक्स पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा भी और ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। असाइनमेंट जो ऐप पर हैं वो होपफुली आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो अब हम उन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे या कुछ स्पेशल केसेस जो हैं उन सब को ध्यान रखेंगे। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि कॉन्सेप्ट जनरेट किए जा सकें। जब हम कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं तो हमें कुछ स्पेशल केसेस को भी ध्यान से समझ लेना चाहिए जो कि हम इन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना GOC क्वेश्चन बैंक 1। तो सबसे पहली बात तुम्हें इन क्वेश्चंस में ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड, देखो एरोमेटिसिटी की बात की जाए तो हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हैं, क्वासी एंड होमो भी पढ़े हैं। लेकिन इन क्वेश्चन से मैं आप लोगों को वो भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो हकल्स रूल जिनमें वर्क नहीं कर रहा होता है और वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। बिकॉज हकल रूल जो है, जब आप जानते हैं पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उसमें p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा सर? तो क्या हकल्स रूल फॉलो होगा या नहीं होगा? क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है? तो हम वो केसेस भी देखेंगे जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक की जगह एरोमेटिक हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप लोग नहीं जानते हैं। जो मैंने वीडियोस पढ़ा दी हैं वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी नीट या IIT JEE के बच्चों के लिए और जैम के लिए भी सफिशिएंट है ये। लेकिन ये वाली जो क्लासेस हैं जैम वाले बच्चे देखेंगे तो उनका किसी भी तरीके से किसी भी लेवल का क्वेश्चन नहीं अटक सकता है। लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट और गेट। जो बाकी बच्चे हैं आप ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन लेवल जो कहीं भी हो, चाहे जैम हो, DU हो, RU हो, हर स्टेट में इस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप देखिए जो आप कोर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जिस कोर्स में आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर स्टेट वाइज कोर्स तो नहीं जनरेट करेंगे क्योंकि ग्रेजुएशन का ऑलमोस्ट कोर्स हर जगह सेम ही होता है। तो आप ग्रेजुएशन वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कॉल कर लीजिए हमेशा, नंबर हमारा आपके पास है 8882481678। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 11th-12th के लिए है तो आप अपना IIT JEE वाला कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लॉजिकली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लोगों ने 19 वीडियोस ध्यान से देख ली हैं और अब कोई भी बच्चा नोट रेफर नहीं करेगा। अब सिर्फ जो उसको लगता है वो कॉन्सेप्ट से आंसर करता हुआ चलेगा। हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल देंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे पास है यहाँ पर, वो एक 3 मेंबर्ड रिंग है और इस बार इस तरीके से बात गिवन है कि सर ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है और ये कार्बन जो है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम जानते हैं ये एक कार्बीन गिवन है। तो अगर कार्बीन गिवन हो तो आप लोग मुझे इस केस में बताएंगे कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा या फिर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक, कौन सा हो सकता है? और मैं यहाँ पर 2 कंडीशन लगा लेता हूँ। लेट सपोज ये जो है सिंगलेट कार्बीन है, आप इसको सिंगलेट की तरह लेके चलिए, या फिर मैं आपको बोलता हूँ ये एक ट्रिपलेट कार्बीन है तो आप लोग इसे ट्रिपलेट की तरह लेकर भी चलिए और अपने आंसर बताइए। तो अगर हम बात करते हैं सिंगलेट की तरह कंसीडर करने की, तो सिंगलेट में हम जानते हैं कि अगर ये कार्बन, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, सिंगलेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्रिपलेट भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होती है। एंड द ओनली डिफरेंस इज इसका जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इन सब के पास p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर है। इस तरीके से इसका भी p ऑर्बिटल होगा। इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल है क्योंकि ये सिंगलेट कार्बन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरीके से पूरी 3 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग में स्टेबलाइज होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंगली भी सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ओनली डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट विल बी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक sp2 ऑर्बिटल में होता है और p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इस कंपाउंड में ना तो ये एरोमेटिक रहेगा, ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ना ही 4 हो गए हैं। ये कितने हैं? 3 है। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप लोग देख चुके हैं कि हम अब उन क्वेश्चंस को करेंगे जो मोस्टली बुक्स में नहीं होते हैं, या हम देखो जिन कंपाउंड्स के बारे में बुक्स में इंफॉर्मेशन है वो तो हम साथ साथ डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी जनरेट किया सकते हैं। उनके आंसर भी हमें जो लगता है, जो अब तक हमने सीखा है उसके बेसिस पे आंसर क्या होना चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं। हर एक टीचर, एक राइटर का एक अपना नजरिया है टुवर्ड द सब्जेक्ट।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी बुक में नहीं है, वो किसी ने बनाए हैं, तो उनके भी तो आंसर करने लायक हम होने चाहिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, हम वो सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यही एक 3 मेंबर्ड रिंग लगा दूं और यहाँ पे बोरोन को लगा दूं, मैं मान लो मैं तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर बोरोन है, यहाँ तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ या नहीं हुआ। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर इस केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, बोरोन जो है उसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है क्योंकि बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे अपने बॉन्ड बना रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सिर्फ ये कॉन्जुगेशन में अपना एम्प्टी पी ऑर्बिटल डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इन वालों से आ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल के हिसाब से सेटिस्फाई है। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर होती जा रही है बात। अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है उनको कवर करते जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग्स की तरफ वो चलते हैं। इसी में ऐसे नाइट्रोजन लगा दिया जाएगा। नाइट्रोजन अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, लेट सपोज, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ सोचने का तरीका। नाइट्रोजन लगाते ही यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और लोन पेयर आते ही 2 की जगह कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई दिस विल बिकम एंटी एरोमेटिक। तो यानी कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं मेरे पास। जो मेरे पास क्वेश्चन है वो टोटल 500 क्वेश्चंस हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन उन आउट ऑफ 500 में से मैं 50 क्वेश्चंस अराउंड यहाँ डिस्कस करूंगा, जिसमें तुम्हारे 500 के इक्विवेलेंट वो 50 क्वेश्चंस हैं। बस इनमें वो एटम को यहाँ चेंज करते हुए जा रहे हैं, जिसका आइडिया मैं तुम लोगों को देता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे केसेस भी देखेंगे कि जिनमें आप लोगों को ये सोचना होगा कि सर कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के 2 डिफरेंट पार्ट भी हो सकते हैं। तो इन सब को डिस्कस करते हुए चलेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोब्यूटाडाइइन टाइप कंपाउंड्स में इस तरीके से अगर ये कंपाउंड न चले तो बोलो भाई। तो सबसे पहले हमारी नजरें चली जाती हैं इस कंपाउंड पे कि सर दिस इज sp3, तो इट शुड बी नॉन एरोमेटिक। तो इसको मैंने दोबारा इसीलिए डिस्कस किया है, मैंने कहा था कोई भी बच्चा नोट्स की ओपन नहीं करेगा। अगर अब भी तुम लोगों ने अपने चैप्टर्स के सारे रिवाइज नहीं किए हैं और तुम सिर्फ यहाँ इसको देख के मेरे आंसर सुन के अपने आंसर दे रहे हो, तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है और मेरे स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी, अगर आपने जो 19 लेक्चर्स हैं वो सारे देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। कंसिडर दिस टू बी योर टेस्ट, दिस इज टू बी योर असाइनमेंट। इसलिए मैं बहुत सारे असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं करते हैं, हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप वीडियो रोक के अपने आप कीजिए एंड देन हम आगे चेक करेंगे कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो आप लोगों को जो सही आंसर लिखा होना चाहिए था वो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक sp3 कार्बन से डीलोकलाइजेशन रुका हो तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे कि इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल और इसका ये अबव द प्लेन चला जाता है। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, किसी भी 2 के बीच में, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, यहाँ पे पार्शियल डीलोकलाइजेशन होने की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा साइक्लोब्यूटाडाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसको ऐसे समझेंगे हम। मैंने इसको जब बनाया है तो आज आप इस बात को समझ लेंगे। इसको CBD या साइक्लोब्यूटाडाइन भी बोला जाता है। हम ऐसा समझते हैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में, जबकि मैंने पहले भी बताया है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें ये वाले डबल बॉन्ड की जो लेंथ है और ये वाली जो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। और मैं एग्जैक्ट डेटा अगर लिखूं तो जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो है अराउंड 1.35 आर्मस्ट्रॉन्ग में है और यह 1.54 के आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास है, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर इसका मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं है। यस, तो इसलिए पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बताओ भाई, साइक्लोब्यूटाडाइन ऐसे बनाएंगे, एक बार यहाँ लगा देंगे Cl, एक बार साइक्लोब्यूटाडाइन ऐसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता, इसीलिए वो हमेशा स्क्वायर ही बनाता है। एक बार यहाँ लगा देगा Cl और ये बना देगा Cl, ठीक है। और ऐसे ही बेंजीन को बना देगा इस तरीके से, Cl और एक और बेंजीन का मॉलिक्यूल Cl एंड Cl। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं या नहीं है। तो आंसर है सर ये दोनों एक दूसरे के
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिकॉज सारा मैंने बताया है, पढ़ाया है जीओसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ये कौन सा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो रूल्स पढ़ाए हुए हैं। अब बात आगे ध्यान से सुनेंगे। तो हम जानते हैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंस है, दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है। तो इसमें कोई डिलोकलाइजेशन टाइप नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप के पाई बॉन्ड्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लेंथ अवेलेबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वही छोटे छोटे पॉइंट है। अब देखो, इन क्वेश्चन बैंक में याद रखना, एक भी क्वेश्चन बैंक मिस ना हो। किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन बैंक हो, लाइव आके पढ़ाता हूँ या फिर कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप एक भी मिस नहीं करेंगे। मैं वो हर टाइप के क्वेश्चन, देखो इतने सारे कोचिंग्स वगैरह जो हैं, इन सब के जो असाइनमेंट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, वो सब मेरे पास है। तो मैं उन सब में से जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन का रिपीटेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बताया, 500 क्वेश्चन अराउंड है। और अगर आप जीओसी की बात करेंगे तो MS चौहान वगैरह जैसी बुक तो सारी कब की कवर हो चुकी है, जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। अब मैं सिर्फ जो टॉप क्वालिटी एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरे से ना तो कोई असाइनमेंट, और ऐप में 10 असाइनमेंट्स ऑलरेडी दिए हैं मेरे को, हालांकि मैं असाइनमेंट के ज़्यादा फेवर में होता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्लास के बीच में ही हो गए। अब मैं क्वेश्चन बैंक कराऊंगा हर टॉपिक का, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। बात समझ आ रही? अब देखो, कोई ज़रूरत नहीं है रैंडमली, आप लोग बहुत बार पूछते हो सर हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस क्लास में रहना, लॉजिकली सोचना। अगर मैंने किसी आंसर को कुछ बनाया है तो मैं लगता है सर मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसको कमेंट करना और आपस को में उसको डिस्कस करना कि सर क्या सही होना चाहिए। हो सकता है कई बार मैं भी बना देता हूँ, तो मेरे को भी जो लगता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो डेटा वाले क्वेश्चन है उसमें तो आप और हम दोनों मिलकर ही कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बुक्स में नहीं है, जो हाइपोथेटिकली हमने सोचे हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो वहाँ हम लोग आपस में एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए कि आंसर और आपस में डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। इस कंपाउंड को याद रखना रेक्टेंगुलर होता है, तो वैसे एक्चुअल में अगर मैंने बात की, हम केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो इस कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक काउंट कर लेते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। इसको एंटी एरोमेटिक ही मोस्टली बुक्स में आंसर दिए होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है। जब अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ हो ही गई, दैट मीन्स देयर इज नो डिलोकलाइजेशन, दैट इज वाई इट शुड बी नॉन एरोमेटिक। बट मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको सच्चाई भी बता दी है, और मैंने ये भी बता दिया है कि मोस्टली टेस्ट सीरीज कहीं भी होंगी या फिर आपके एग्जाम जो आते हैं वो इसको एंटी एरोमेटिक काउंट करेंगे। बात समझ आ रही है? और इसीलिए इस कंपाउंड के डायमराइजेशन वाली क्वेश्चंस भी बताए होंगे, मैंने खुद पढ़ा है कि बहुत जल्दी डायमराइज कर जाता है, ठीक है। इसके बारे में और कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका हाफ लाइफ जो है T½ जो होता है, जो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में भी, विच इज 2 सेकेंड अराउंड, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। अच्छा, इसके अलावा कोई और अच्छा क्वेश्चन? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो SbCl5 है, इनसे आप क्या समझते हो? अगर मैं कभी भी SbCl5 को यूज करता हूं, तो जैसे कि मैंने आपको जीनोन के कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, ठीक है, तुम जानते हो SbCl5 या AsCl5 या फिर ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, ये क्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं, PF5 फ्लोराइड एक्सेप्टर, SbF5 फ्लोराइड एक्सेप्टर्स होते हैं, तो इनका यही काम होता है। तो पेपर में जरूर नहीं है जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कई बार वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से और लॉजिकली आंसर करना है, समझ के, ना असाइनमेंट की जरूरत है ना कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आप सिर्फ मेरे साथ इन लेक्चर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको करते रहो। देखो क्वेश्चन है, ये एक कंपाउंड है और उन्होंने इसमें SbCl5 को ऐड किया है एंड यू गेट अ कंपाउंड A, और तुमसे क्वेश्चन ये है जो कंपाउंड A बनेगा उस पे आप लोग कमेंट करें, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, या जो भी किस टाइप का कंपाउंड होगा। अब मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये समझते हैं SbCl5 जो है एक तरीके से क्लोराइड एक्सेप्टर है, ठीक है। तो जब ये Cl नेगेटिव को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज हियर। जब भी तुम्हें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, मैंने क्या समझा है कि जब भी कार्बोनिल जुड़ा होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि सर हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये कार्बन जो है ऐसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक sp2 ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसके पास एक p ऑर्बिटल है जो कि इस तरीके से है, लेकिन सर इसने इस p ऑर्बिटल से इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब तुम्हें ये वाली बात समझनी है कि इस कार्बन के पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया
तो ये वाला p ऑर्बिटल भी इसका खाली हो गया इस तरीके से। क्लियर है? अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप लोगों को हर केस में इस तरीके से ऑर्बिटल इंटरेक्शन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी कार्बोनिल नजर आए इस टाइप के कंपाउंड में, और जब स्पेशली बात चल रही हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक टाइप कंपाउंड्स की, उस केस में आप कार्बोनिल को इस तरीके से बना सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे अब ये इस तरीके से नहीं है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ड्यू टू विच इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। अब फायदा ये हुआ कि ये वाला ऑर्बिटल भी खाली हो गया और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला ऑर्बिटल भी खाली हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर दो कार्बन और हैं, यहाँ पे इनके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है और डीलोकेशन अब इन चारों पी ऑर्बिटल में हो सकता है। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड, चाहे ये पीएच यहाँ पर जुड़े हुए हों, तो अगर मैं पूछूं ये कंपाउंड कैसा हुआ तो तुम कहोगे सर ये तो हो गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस एरोमेटिक कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बात समझ में आई? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, और वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट जिसके कॉन्सेप्ट होते हैं उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, बस ध्यान से सारी बातें सुनते रहो। अच्छा, अब हम 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग की तरफ को बढ़ते हैं। 5 मेंबर रिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में ही सीख लिए हैं। इसी तरीके से 5 मेंबर रिंग में भी जैसे पायरोल कंपाउंड होता है, ये सारे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों को मैं ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फ्यूरान वगैरह हम कर चुके हैं, इनको हमको करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन में जो नए हैं डिफरेंट टाइप के, सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। तो वो नया कंपाउंड अगर एक 5 मेंबर्ड रिंग एंड डबल बॉन्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे क्वेश्चन जो हमने बुक्स में ज़्यादातर नहीं देखे हैं, तो इनको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने को अगर आ जाता है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें सर, अगर ये यहाँ आ जाता है इसके और ये यहाँ पे आ जाए, तो वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ सर हमें नज़र आ सकता है। इसने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया है? अब भी पॉजिटिव बनाया है, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। तो अगर तुम ध्यान से देखो, दिस कंपाउंड इज नाउ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन डीलोकलाइजेशन, दैट मीन्स दिस इज द एरोमेटिक पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर रखता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी जाए तो भी यही है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिसिटी अचीव हो रही है। और ये कंपाउंड जो है, हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, इस तरफ यहाँ पॉजिटिव है, तो इट विल डेफिनेटली हैव अ डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होता नजर आएगा। बात समझ आ रही है? तो इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को आप सिमिलर बेसिस पे कर सकते हैं। जो मेरे को डिफरेंट लग रहे हैं, जिनमें आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, तो उसको मैं ही सिर्फ उन्हीं को क्लास में डिस्कस करूँ। अच्छा, एक है क्रोकोनिक एसिड। क्रोकोनिक एसिड का सिमिलर हमने एक पढ़ा हुआ जिसमें 4 मेंबर रिंग था, इसमें 5 मेंबर रिंग है। कोई खास डिफरेंट नहीं है, डबल डिफरेंस नहीं है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस OH एंड OH। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि H+ लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है। और क्वेश्चन ये है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? तो याद रखना, जब भी इन कंपाउंड्स की बात चल रही हो एरोमेटिक के बारे में और C डबल बॉन्ड O रिंग से जुड़ा हो, तो उस केस में मैंने इन मॉलिक्यूल्स को देखने का एक तरीका आप लोगों को सिखाया है कि वहाँ अपने आप ही आप C डबल बॉन्ड O जो है उसको इस तरीके से देखिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरीके से देखने से हमें क्या मिलता है? इस तरीके से देखने से हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो मिलता ही है, साथ में इस रिंग के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल मिल जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से। और ये दोनों पाई बॉन्ड तो बने ही हुए हैं इन p ऑर्बिटल जो रिंग के परपेंडिकुलर है। अगर रिंग इस प्लेन में है तो ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारा कॉन्जुगेशन में जा सकता है। मोनोसाइक्लिक सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक होती है। और अगर ये H+ लूज भी कर देता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज्ड हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है, हालांकि हम इसी के जैसा सिमिलर एसिड पहले भी कर चुके हैं। चलिए एक और अच्छे मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं।
दिस इज PH, दिस इज NMe2। क्या ये एरोमेटिक होगा? अगर तुम्हें लगे एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड, एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है और वहां बात चले एरोमेटिसिटी की, तो उस केस में उस बॉन्ड को आप पोलराइज करके देख सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में आप पोलराइज करके देखिए, ज्यादा स्टेबिलिटी जिस डायरेक्शन में आती होगी वो मॉलिक्यूल उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर तुम चाहो सर हम इसको ना इधर पॉजिटिव कर देते हैं, इधर नेगेटिव कर देते हैं, तो इधर पॉजिटिव करते ही दिस सिस्टम विल बिकम एंटी एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड इस तरीके से रहना कभी भी नहीं चाहेगा, तो इट शुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन तुम सिर्फ एक ही पार्ट की खुशियां नहीं देख सकते हो, यू शुड हैव लुक एट द अदर पार्ट विच इज द पॉजिटिव पार्ट। क्या ये पॉजिटिव पार्ट स्टेबलाइज हो रहा है? अगर ये पॉजिटिव पार्ट स्टेबलाइज हो रहा होगा देन ओनली ये इस तरीके से स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं +M इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाते हैं। दैट इज़ वाई आपको पूरे टाइम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। JB सर ने पूरा डिटेल में डील किया है, तो आपको ये बात जरूर बताई होगी। तो ये स्टेबलाइज है, दैट इज़ वाई डायपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज इट अचीव्स एरोमेटिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। इसके अलावा हम उन कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज ना हो रहा हो, तो मॉलिक्यूल के पास क्या ऑप्शन होंगे? फुलवीन्स एंड फुलवालिन्स। ठीक है, ऐसे कितना क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। जो मैंने क्लास में जो लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं वो उतने सफिशिएंट हैं जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब आप वो सारी वीडियोस कवर कर लेते हैं, उसके बाद इन वीडियोस को हम रैंक बूस्टर्स की तरह डील करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो है रैंक बूस्टर है, और जितने भी रैंक बूस्टर टॉपिक्स हैं प्लेलिस्ट में जाइए आप, रैंक बूस्टर नेट गेट के लिए अलग बनी हुई है, तो अपने रैंक बूस्टर वाले टॉपिक जरूर देखिए। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना कोर्स कवर कर चुके हैं, और बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको। ठीक है।